आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो कानून की बात एडवोकेट राधा रानी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर जब कोई लड़की शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी बिताती है और अपने ससुराल जाती है तो उसके क्या अधिकार हैं अपनी ससुराल में, और अगर वहाँ पर वो अपने पति या पति के परिवार वालों से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रही है तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, कानूनन तौर पर क्या उसके अधिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राधा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि देश की जो जनता है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो कोई लड़की जब शादी होकर अपने ससुराल जाती है और उसका एक नया जीवन शुरू होता है, शादीशुदा जीवन, उसमें वहाँ पर अगर वो अपने पति या पति के परिवार वालों से किसी भी प्रकार की समस्या को अगर वो देख रही है और पीड़ित हो रही है, ऐसे में उसके क्या अधिकार हैं कानूनन। यदि वो ऐसी पीड़ित हो रही है तो आजकल मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं, तो सबसे पहले 100 नंबर पर वो कॉल कर सकती है, क्योंकि वो एक तरह का सर्विस सेंटर होता है जहाँ पर आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। उसका एक मैसेज भी आपके पास आता है कि आपने इतने टाइम पीरियड में और इतने बजे आपने कॉल की थी। तो वो जो वहाँ के उस क्षेत्र में आने वाला जो थाना आता है उसको वहाँ पर संपर्क करते हैं और पुलिस को वहाँ पर भेजते हैं। और किसी को भी आप अपने परिवार के सदस्य को फ़ोन करें या किसी पड़ोसी को करें, उससे पहले बहुत जिसको कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको 100 नंबर पर फ़ोन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड में आ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई भी समस्या है तो हमको कहीं ना कहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहली कॉल करनी चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की शादी होने के बाद अपनी ससुराल जाती है और उसको मानसिक तौर पे ये सुनने को मिलता है कि शादी करके लाई है, कुछ दहेज नहीं लाई है, खाना अच्छा नहीं पका पा रही है, और घर में जब से आई है हमारे घर में बुरा हो रहा है, इस तरह के वो मानसिक तौर पे पीड़ित हो रही है, तो उस लड़की को यानी कि उस औरत को जो अब शादीशुदा हो गई है उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए उसे अपने जो नियरेस्ट जो उसका थाना जो भी है वहाँ पर उसको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। 498A में ये प्रावधान है कि दहेज के लिए यदि उसको सताया जा रहा है, मानसिक रूप से उसको लगातार ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ मार पिटाई भी की जा रही है, तो दहेज के लिए प्रताड़ना में आता है। और यदि उसको वैसे ही उसको घरेलू हिंसा की जा रही है तो वो एक घरेलू हिंसा जो उसके पति द्वारा हो रही है, सास ससुर द्वारा हो रही है, नंद के द्वारा हो रही है या देवर के द्वारा हो रही है, किसी के भी द्वारा हो रही है, तो वो उसके लिए अपना जो नियरेस्ट जो उसका थाना है वहाँ जा कर के वो कंप्लेन वहाँ पर लिखवा सकती है, दर्ज करा सकती है। वो अपनी शिकायत को लेकर थाने तो जाती है, लेकिन थाने में इस समस्याओं को कितनी गंभीरता से थाना लेता है और ये सारा मामला कौन से अधिकार के तहत आता है। ये सारा मामला जो है यदि वो थाने में कंप्लेन देती है और कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो जो CAW सेल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, CAW सेल में जा सकती है, वहाँ पर भी उस कंप्लेन की कॉपी दे सकती है। वहाँ पर बाकायदा जो उसके ससुराल वाले हैं उनको बुलाया जाता है, दोनों पक्षों में यदि समझौता हो सके, जो कारण है उनका निवारण निकाला जा सकता है और समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब वो अपनी शिकायतों को लेकर अगर वुमेन सेल में कोई महिला जाती है अपनी शिकायत को लेकर जी, तो उसकी शिकायतों का जो समस्या का निवारण है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाता है। अक्सर ये सुनने में आता है कि वुमेन सेल में जाती हैं महिलाएं, शिकायतें करती हैं, बहुत लंबित मामले चलते हैं और फिर कुछ हल निकलता है या नहीं निकलता। ऐसे में कितना टाइम पीरियड होता है और किस तरह से कार्रवाई होती है सारी। वुमेन सेल में हर वीक बुलाया जाता है और यदि वुमेन सेल में सुनवाई, किसी पीड़िता को लग रहा है कि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है और जो लड़का के जो पक्ष वाले हैं उनके फेवर में कुछ बातें चली गई हैं या कुछ आजकल लोग ब्राइब भी दे देते हैं कि हमारे पक्ष में चीज़ों को कर दीजिए, और वहाँ उसको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही वुमेन सेल में भेजने के बाद भी, तो वो अपनी फ़ाइल आगे बढ़ाने के लिए बहुत उनको कह सकती है, दबाव दे सकती है। वहाँ के नियरेस्ट थाना जो अधिकारी है SHO के पास वो फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है और वो कंप्लेन आगे चल के जितने लोगों का नाम कंप्लेन के अंदर लिखा हुआ होता है वो FIR में तब्दील हो जाता है और उन सब के ऊपर कानूनी रूप से केस चलता है। आगे चल के ये जो केस है वो कोर्ट में आ जाता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में कुछ उस महिलाओं को कुछ फाइनेंस यानी कुछ खर्चे से भी गुजरना पड़ता है क्या। खर्च से उनको जो गुजरना पड़ता है उसके लिए कानून ने बहुत ही अच्छा प्रावधान निकाला है, एक लिटिगेशन चार्ज जिसको कहते हैं। यदि महिला इतनी मजबूर हो गई है कि उसको कानून की शरण लेनी पड़ रही है
तो लिटिगेशन चार्ज मतलब कि वकील करने के पैसे जो कि कहीं पर अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग कहीं पर 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, ऐसे करके एक लिटिगेशन चार्ज उसको महिला को पहली ही डेट में देने का प्रावधान है कि वो जैसे ही उसका केस अलाउ होता है और सामने वाली पार्टी को नोटिस होता है और वो पहली बार आते हैं कोर्ट में, तो जज द्वारा ये बिल्कुल ऑर्डर में लिखवा दिया जाता है कि आपको जो है लड़की को लिटिगेशन चार्ज देना है, क्योंकि लड़की बाध्य हुई, मजबूर हुई कि वो उसको वकील करना पड़ा, तुम लोगों ने उसको बाध्य किया कि उसको वकील करना पड़ा और उसको कानून की शरण लेनी पड़ी, तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है, क्योंकि वो शादी होकर के अपने ससुराल आई है, तो उसको जो खर्चा है वो सारा खर्चा उठाना उसके पति या जो लड़की जो वर पक्ष है उनका ही ये जिम्मेदारी है कि उसको लिटिगेशन चार्ज उसको प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि अगर कोई महिला शिकायत लेकर जाती है तो उस शिकायत में जो खर्च होगा, जी, जो वकील का खर्च होगा, वो सारे खर्च उसके पति पक्ष पे ही डलेगा। लिटिगेशन चार्ज का एक ही अमाउंट होता है, वो एक ही बार देना होता है, बार बार नहीं देना होता। तो वो एक बार जरूर दिया जाता है, वो कैसे भी डीडी के द्वारा, चेक के द्वारा या कैश के द्वारा वो दे सकता है, जैसे उसको सहूलियत हो, लेकिन देना जरूर होता है। देना जरूर होता है। लेकिन एक और ही चीज़ें निकल कर आती हैं कि जब ये शिकायतें, जब वो महिला जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूर होती हैं, तभी ये वो कदम उठाती हैं, वरना कोई भी महिला जो शादीशुदा अपनी जीवन गुजार रही थी वो नहीं चाहती कि मैं कोर्ट या थाने के चक्कर काटूं। जी, कहीं ना कहीं वो मजबूर वाला पक्ष होता है कि जब उसको लगता है कि मेरा पति जिसके लिए मैं अपना घर छोड़कर उसके शरण में हूँ वो मेरे को सुरक्षा नहीं दे रहा, मैं अनसेफ महसूस कर रही हूँ मानसिक तौर पे, शारीरिक, तब जाकर ही वो महिला कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। जी। लेकिन इन सारी स्थितियों में क्या कोर्ट जाने के बाद वो महिला वापस अपने पति के साथ रह पाती है या रह सकती है? बिल्कुल रह भी पाती है और रह भी सकती है, क्योंकि जो वहाँ पर भी समझौता केंद्र बनाए हुए होते हैं कोर्ट के अंदर भी, जो वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं अच्छे गवर्नमेंट के द्वारा जो डेजिग्नेटेड होते हैं, वो भी होते हैं। कई जगह पर रिटायर्ड जजेस भी होते हैं, कई जगह पर वकील भी होते हैं जो समझौता केंद्र में बैठे हुए होते हैं। वो दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से सुनते भी हैं, उनके जो गिले शिकवे होते हैं उनको दूर भी करते हैं, और कानूनी रूप से एक पूरी एक वो टर्म कंडीशन तैयार कर दी जाती है कि लड़की चाहती है कि अब मुझे ये सुख सुविधा मिले, या लड़का ये चाहता है कि भाई मुझे ये चीज़ें जो हैं अब ये हमारे बीच में अब ये ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े हैं, या मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन साथी या जीवन संगनी है, वो जो शिकायतें थी वो एक उनके ऊपर नियम बना लिए जाते हैं कि आपसे हम ऐसा नहीं करेंगे और हम ऐसा नहीं करेंगे। दोनों जो पक्ष हैं वो उस पर साइन कर देते हैं और जो लड़की है वो वापस अपने ससुराल जा सकती है टर्म कंडीशन के द्वारा, और वो बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर में लिखवाए भी जाते हैं। MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों पक्षों की एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये MOU हम कोर्ट में ये दे रहे हैं, और ना मानने पर अवमानना भी डाली जा सकती है। अब जैसे कि कोरोना काल का जो समय चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल के समय में क्या इस तरह के केसेस आपको लगा है कि ज़्यादा आ गए हैं या कम हो गए हैं? नहीं, ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि ये दिल्ली शहर में तो आबादी ज़्यादा है, घर के दायरे थोड़े छोटे हो गए हैं, और कोरोना के तहत सब लोगों को अपने घर पर ही रहना हुआ या काम करना हुआ, जिसको वर्क एट होम भी कहते हैं। लेकिन पेशेंस धीरे धीरे लोगों के अंदर जो ख़त्म होता चला गया, उसके तहत लड़ाई झगड़े जो बढ़ते चले गए, उसकी वजह से काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, लिटिगेशन बढ़ा है बहुत ज़्यादा, परिवारों में लड़ाई झगड़े, क्योंकि पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है लोगों के अंदर से, जो कि एक हानि के रूप में परिवारों के अंदर उनका सामना करना पड़ा, परिवारों को हानि के रूप में आया। कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी तो है ही और एक महामारी का रूप बनी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो भी ज़्यादा उजागर करे हैं। जी बिल्कुल करें। आपने कई सारी जानकारियां हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको दी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई महिला हैं शादीशुदा होने के बाद अपनी ससुराल गई और वहां पर आप अपने पति या पति के परिवार के किसी भी सदस्य से पीड़ित हुई हैं और आप परेशान हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या है मेरे अधिकार, इन सारे सवालों के जवाब आप जो एडवोकेट राधा रानी जी जिनसे बात चल रही थी, आप उनसे सीधे तौर पे भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप उनका नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर आप फ़ोन करके इनसे सीधे तौर पे बात भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं या अपनी परेशानी भी
बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, ताकि आपका हर कमेंट्स हम वकील जो हैं उनके माध्यम से आपका उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन, कानूनी जानकारी के साथ।